हेलो एवरीवन। आज प्लस टू के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर मैं चैप्टर 5 मनी के ऊपर पार्ट 2 दैट मीन्स सेकंड वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसके अंदर अभी मैं जो टॉपिक कवर करूँगी वो है फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी सप्लाई और इसके कंपोनेंट्स, टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, उनका डिस्टिंक्शन, देन ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट एंड नेट डिमांड डिपॉजिट, बैंक मनी एंड हाई पावर्ड मनी। इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगी और साथ में हु सप्लाइज मनी, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं इस वीडियो के अंदर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होता है। फॉर्म्स ऑफ मनी में तीन तरह की मनी है, फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी एंड देन फुल बॉडेड मनी। ये फिएट मनी और लीगल टेंडर मनी इसको बोलते हैं। दैट मीन ये वो मनी है जो इशू की जाती है बाय द ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नर के साइन होते हैं। जितने भी नोट्स और कॉइन्स हमारी कंट्री के अंदर पीपल के हाथों में हैं, लोगों के हाथों में हैं, दे आर एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और वो सारी करेंसी के ऊपर गवर्नर के साइन होते हैं। दैट मीन्स दैट इज इशूड बाय द ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इसीलिए वो फिएट मनी या फिर लीगल टेंडर मनी कहलाती है। अब फिड्यूशियरी मनी देखिए, फिड्यूशियरी मनी का मतलब है जो एक्सेप्ट किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ओनली बिटवीन द ट्रस्ट, बिटवीन द पेयर एंड देन पेई। पेई और पेयर के बीच में अगर ट्रस्ट है तब तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट मीन वो मनी एग्जिस्टेंस में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जिसमें चेक जो है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। चेक जो है वो आप किसी को किससे लेने से मना भी कर सकते हैं, तो दैट मीन्स इसमें कोई गवर्नर के साइन नहीं होते हैं कि आपको वो चेक जो है वो एक्सेप्ट करना ही करना है। तो इसीलिए ये जो चेक है दैट इज द पार्ट ऑफ द फिड्यूशियरी मनी। नाउ उसके बाद आता है फुल बॉडेड मनी। फुल बॉडेड मनी का मतलब है जब उस मनी कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू का मतलब होता है जिससे वो बना हो, और मनी वैल्यू का मतलब होता है व्हाट इज इंस्क्राइब्ड ऑन द पर्टिकुलर क्वाइन और करेंसी। दोनों की वैल्यू जो है वो मैच करनी चाहिए, तब वो फुल बॉडेड मनी बनेगा। ये बहुत पुराना टाइम था जब ये मनी एग्जिस्टेंस में होती थी। दैट मीन जैसे एग्जांपल भी है यहाँ पे, रुपी क्वाइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया वाज मेड ऑफ द सिल्वर and the commodity value of the coin was equal to its money value at the time of the issuing. So the market value of the silver contained the coin that was ₹1, यानी कि जिससे वो बना होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का जो कॉइन है 1 रुपए का, और जो 1 रुपए उसके ऊपर लिखा होता था, सिल्वर का बना होता था और उसके ऊपर 1 रुपए लिखा होता है, दोनों की वैल्यू उस टाइम पे सेम मानी गई थी। तो इसीलिए उस मनी को हम क्या बोलते हैं, फुल बॉडेड मनी। आज की डेट में ये मनी एग्जिस्टेंस में नहीं है। चलिए अब बात करते हैं ये क्रेडिट मनी क्या होती है। क्रेडिट मनी वो मनी होती है जब मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू हो जाए। ये जितनी भी करेंसी मार्केट में के अंदर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट में देखते हैं वो सारी क्रेडिट मनी है, जिसमें जो उसके ऊपर लिखा होता है वो ज़्यादा होता है, और जबकि जो बना होता है, जिससे वो बना होता है, वो एक पेपर का टुकड़ा कह सकते हैं, या उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती अगर गवर्नर के वहाँ पे साइन ना हो और प्रॉपर उसके ऊपर इंस्क्राइब्ड जो भी है वो लिखा ना हो। तो दैट मीन्स ये क्रेडिट मनी है जितनी भी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है। आगे चलते हैं। नाउ मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड देन कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ये वैसे मैंने बता दिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मनी वैल्यू ऑफ मनी मीन्स वैल्यू इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड मीन छपा होना, ऑन द कॉइन एंड रिटन ऑन द पेपर नोट, दैट इज नोन एज द मनी वैल्यू। जैसे आपके रुपीज जो नोट हैं, जो जितने भी करेंसी मार्केट के अंदर आती है, उसके पेपर नोट के ऊपर ये लिखा होता है 100 रुपी, 200 रुपी। दैट मीन ये सारा का सारा वो क्या है, दैट मीन्स दैट इज इंस्क्राइब्ड, दैट इज द मनी वैल्यू। नाउ कमोडिटी वैल्यू का मतलब क्या है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी, दैट इज लाइक मेटल से बने होते हैं वो, जैसे वो बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कमोडिटी वैल्यू। जैसे गोल्ड या सिल्वर के कॉइन्स हो सकते हैं, जो पुरानी ओल्ड प्रैक्टिस थी, ये ओल्ड डेज के अंदर ये दिखा करते थे, आज की डेट में तो नहीं है। जो कमोडिटी वैल्यू दैट इज रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड और सिल्वर कंटेन्ड इन द कॉइन। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है जो लीगल टेंडर और नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होती है। लीगल टेंडर मनी का मतलब है जो लीगली यूज्ड करी जाए टू मेक द पेमेंट और अदर ऑब्लिगेशन इज टर्म एज अ लीगल टेंडर मनी। यानी कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, उस मनी को एक्सेप्ट करना जरूरी है, क्योंकि उसमें गवर्नर के साइन होते हैं और लीगली बाउंड होते हैं आप उसको देने या लेने के लिए। और इस तरह की a creditor is obliged by the law to receive such money in payment of debt due to
हिम। अब आपके पास दो तरह की यहाँ पे लीगल टेंडर मनी है, दैट इज द लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, और एक होती है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है विच कैन बी पेड ऑन डिस्चार्ज ऑफ अ डेट अप टू अ सर्टन लिमिट। एक प्रॉपर लिमिट बनी होती है, वहां तक आप इस मनी को जो है वो ले या दे सकते हैं, उसके बाद उसको रिफ्यूज भी किया जा सकता है। बियॉन्ड दिस लिमिट दे मे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी एंड नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन। जैसे फॉर एग्जांपल है क्वाइनेज एक्ट 2011 के अंदर क्वाइन जो है वो लीगल टेंडर है इन केस ऑफ एनी डिनोमिनेशन नॉट लोअर देन 1 रुपी और फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 1000। यानी कि जो क्वाइंस है वो 1000 तक ही आप किसी को ले या दे सकते हो, उसके बाद वो बंदा कह सकता है कि मैंने नहीं लेने, वो उसको मना कर सकता है। नाउ अनलिमिटेड लीगल टेंडर का देखते हैं। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब होता है कि आप किसी भी हद तक उसका पेमेंट देने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पर्सन रिफ्यूज़ नहीं कर सकता उसके ऊपर, नहीं तो लीगल एक्शन हो सकता है। और इसीलिए पेपर नोट जो हमारे इंडिया के अंदर चलते हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन लीगल टेंडर मनी, और इसको बोलते हैं ऑप्शनल मनी। ये वो मनी होती है वो जनरली एक्सेप्टेड है बट लीगली वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट। जैसे चेक मैंने पीछे बोला था, तो ये आपकी क्या है, दैट इज योर ऑप्शनल मनी, जिसको चेक्स आते हैं, ड्राफ्ट आ गया, बिल्स ऑफ चेंज आ गया, दे डू नॉट हैव एनी लीगल बैकिंग और देयर एक्सेप्टेंस इज टोटली ऑप्शनल। ये आपकी इच्छा है कि आपने उसको एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए मैंने थोड़ी सी और, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो आ रहा है, डिजिटल या वर्चुअल करेंसी हमारे मार्केट के अंदर एग्जिस्ट होना शुरू हो गई है। वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे अभी कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ये एग्जिस्ट कर रही है, बट इसको हमारी कंट्री के अंदर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। और इन इंडिया इट हैज़ नॉट बीन अकॉर्डेड टू द स्टेटस ऑफ द लीगल टेंडर। इनको कोई लीगल टेंडर नहीं मनी माना गया है। दैट इज द option of the that means that depends on the trust between the payer and then payee, they want to accept it or not। अब आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। मनी सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन आता भी है। मनी सप्लाई और इसके फीचर्स क्या हैं। मनी सप्लाई क्या है, दैट इज द टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो टोटल वैल्यू ऑफ मनी एक लोगों के पास में एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ मनी सप्लाई, जिसके अंदर पब्लिक के पास जो पैसा है वही इंक्लूड होता है। यहाँ पब्लिक को सिग्निफाई किया गया है मनी यूजिंग सेक्टर, जिसमें इंडिविजुअल्स और बिजनेस फर्म भी शामिल करी गई हैं। और इट डज नॉट इंक्लूड व्हाट, मनी क्रिएटर। मनी क्रिएटर मीन जो मनी बनाते हैं या सप्लाई करने में हेल्प करते हैं, जैसे गवर्नमेंट है या बैंकिंग सिस्टम है, तो इनके पास जो पैसा है ये मनी, गवर्नमेंट या बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक कंसेप्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज कंसर्न विद द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। नाउ द नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द मनी सप्लाई और M1 एज ए मेजर ऑफ द मनी सप्लाई, जिसके अंदर 3 पार्ट हैं। पहला है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, दैट मीन्स प्राइवेट इंडिविजुअल एंड देन बिजनेस एंटरप्राइजेस, और जिसके अंदर आपके सामने आता है कॉइन्स है और पेपर करेंसी है। कॉइन मीन्स फेस वैल्यू इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसके अंदर बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं 1, 2, 5 एंड देन 10, जो आजकल मार्केट के अंदर सर्कुलेशन के अंदर आते हैं ना। उसके बाद पेपर करेंसी है। पेपर करेंसी ये एक तरह के प्रोमिसरी नोट होते हैं, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, उसके ऊपर गवर्नर के साइन होते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। ये 1 रुपीज से 500 रुपीज नोट्स तक जो मॉनेटरी वैल्यू है वो इनकी मोर देन होती है एज कम्पेयर टू द नॉन मॉनेटरी वैल्यू। और 1 रुपी नोट जो है वो याद रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 1 रुपी नोट जो है वो कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और रिमेनिंग जितने भी नोट्स और जो भी है वो इशू किए जाते हैं या करेंसी इशू करी जाती है वो कौन इशू करता है, RBI इशू करता है। नाउ द नेक्स्ट इज, आपके सामने नेक्स्ट आता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को चेकेबल डिपॉजिट भी बोला जाता है। दैट मीन ये वो डिपॉजिट है जो पब्लिक का पैसा कमर्शियल बैंक के पास होता है। डिमांड डिपॉजिट जो है वो डिपॉजिट विच कैन बी इनकैश्ड बाय इशूइंग द चेक एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर। इसको चेक डिपॉजिट कराने के बाद जो है वो इनकैश किया जा सकता है। और डिमांड डिपॉजिट इज ट्रीटेड एज इक्वल टू द करेंसी हेल्ड, ये उसी का ही पार्ट माना गया है और इट इज़ एक्सेप्टेड एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट। पेमेंट लेने या देने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बट ओनली द नेट डिमांड डिपॉजिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, नेट डिमांड डिपॉजिट ही इंक्लूड किया जाता है, पर इंटर बैंकिंग क्लेम्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द
दिस डिमांड डिपॉजिट। ये आपको मैं इंटर बैंकिंग क्लेम्स को अभी बाद में समझाती हूँ इस टॉपिक के बाद। नाउ द नेक्स्ट आता है हमारे पास अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में अगर आप देख रहे हैं तो अदर डिपॉजिट या फिर अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, जिसके अंदर ये 3 तरह की चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है कि कौन सा डिपॉजिट है आरबीआई के पास। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जिसको बोलते हैं नबार्ड। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड देन रूरल। इस तरह से डिमांड डिपॉजिट फिर आरबीआई के पास है, बट किसका पैसा है? दैट इज द फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड देन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी चीज़ें ये। और उसके बाद फिर से आरबीआई के पास पैसा है कौन सा? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स लाइक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अंदर जो पैसा पड़ा है वो भी सारा का सारा अदर डिपॉजिट का पार्ट है। बट अदर डिपॉजिट में क्या इंक्लूड नहीं किया गया है? डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट और कंट्री का बैंकिंग सिस्टम का जो पैसा है आरबीआई के पास पड़ा है वो इसका पार्ट नहीं बनता। ये जो मैंने क्वेश्चन बेटा समझाया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है 3 to 4 मार्क्स की रेंज का। इसको अच्छे से लर्न करिए। ये नीचे एक चार्ट भी मैं दिखा रही हूँ, तो ये जो भी मैंने समझाया ये सारा उसी का ही पार्ट है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन द टर्म डिपॉजिट एंड देन डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मतलब है ये वो डिपॉजिट है जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट में एफडी, आपने देखा होगा, अपने पेरेंट्स के ना सुना होगा कि मैंने एफडी करवाई है या जो भी है, तो दैट मीन्स फॉर 1 or 2 ईयर्स के लिए वो एफडी करवाते हैं, या इससे लंबे टाइम के लिए जो पैसा बैंक के अंदर फ्रीज कर देते हैं, जिसके ऊपर जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिलता है, वो आपका टर्म डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये कॉन्टिन्यूटी के अंदर चलता जाता है। और विड्रॉल है, डिपॉजिट कैन नॉट विड्रॉ, इसमें मनी विड्रॉ नहीं कर सकता वेन एवर दे आर नीडेड, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो लॉक होता है। और मनी जो है अगर वो विड्रॉ करते भी हैं तो उनको नुकसान होता है, क्योंकि इंटरेस्ट फिर खत्म कर देते हैं ये। नाउ मनी इन द डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉल एज एंड व्हेन नीडेड, बट डिमांड डिपॉजिट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मर्जी जाओ, जब भी आपको निकालना है पैसा निकाल सकते हैं। और टर्म डिपॉजिट आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट, इसको नहीं माना जाता है। कैन नॉट साइन अ चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट, इसके अंदर हम साइन नहीं कर सकते हैं, साइन करके चेक्स से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ चेक्स के थ्रू पैसा जो निकलता है वो डिमांड डिपॉजिट से ही निकलता है, ना कि टर्म डिपॉजिट से। और डिमांड डिपॉजिट में कौन कौन से अकाउंट शामिल हैं? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट शामिल है, और डिपॉजिटर जो है वो साइन करवा करके इनमें से पैसा विड्रॉ करवा सकता है। चलिए बात करते हैं ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट एंड नेट डिमांड डिपॉजिट। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट का मतलब है जब इंटर बैंकिंग क्लेम जो है वो शामिल होते हैं, दैट मीन्स क्लेम ऑफ वन बैंक ऑन द अदर, क्योंकि एक बैंक दूसरे बैंक की हेल्प करता रहता है तो आपस में इनका क्लेम एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए वो जो अगर क्लेम है अगर हम लेते हैं तो उनको बोलते हैं इंटर बैंकिंग क्लेम, और दैट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। बट नेट डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंकिंग क्लेम नहीं शामिल होती हैं, और ये आपका डिमांड डिपॉजिट का पार्ट फिर बन जाता है। अगर इंटर बैंकिंग क्लेम्स है फिर ये डिमांड डिपॉजिट का पार्ट नहीं बनेगा। तो ओनली द नेट डिमांड डिपॉजिट आर टेकन एज अ पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने अभी आपको यहाँ बोली है ना। बैंक मनी एंड हाई पावर्ड मनी की बात करते हैं। बैंक मनी का मतलब होता है दैट इज द डिमांड डिपॉजिट और चेकेबल डिपॉजिट, जो भी आप पढ़ रहे थे, दैट इज ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। और हाई पावर्ड मनी में ये 3 चीज़ों का सम है। एक तो करेंसी जो लोगों के हाथों में होती है, हेल्ड बाय द पीपल, वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक, यानी कि कैश रिजर्व हेल्ड बाय द बैंक इटसेल्फ ओवर एंड अबव द मैंडेट कैश रिजर्व, यानी कि सब कुछ लेने देने के बाद जो पैसा बचता है विद द दिस कमर्शियल बैंक, उनको हम वॉल्ट कैश बोलते हैं। और उसके बाद तीसरा है कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। आरबीआई, आपको पता है आरबीआई के पास कुछ ना कुछ रिजर्व करके कमर्शियल बैंक को कुछ ना कुछ वहाँ पे रखना पड़ता है, हर साल वो परसेंटेज आती है, उसके अकॉर्डिंग ये पैसा रिजर्व के रखना पड़ता है। तो दैट मीन इसको बोलते हैं कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। तो यानी कि इन तीनों को मिलाएंगे तो आपका हाई पावर्ड मनी का पार्ट बनेगा, और इसी को हम मनी बेस या मॉनेटरी बेस या फिर मनी बेस भी बोलते हैं। अच्छा, अब आपके सामने कुछ लाइंस मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, उसको आप लोग लर्न कर लीजिए। उसका रीज़न है कि 1 मार्क की रेंज में आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, कि वैसे तो पीछे पढ़ा दिया बट फिर भी एक बार रिपीट करेंगे। वाइल करेंसी हेल्ड बाय द पीपल इज अ पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई, vault cash of the commercial bank as well as the cash reserve of the commercial bank are not the part of the मनी सप्लाई। ये दोनों चीज़ें, दैट मीन्स वॉल्ट कैश एंड देन कैश रिजर्व जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखता है, वो दोनों ही मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। उसके बाद स्टॉक ऑफ द मनी हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ द मनी इज नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, हु सप्लाइज द मनी। हु सप्लाइज के द मनी के अंदर तीन कैटेगरीज हैं, देर आर थ्री प्रिंसिपल सप्लायर, जिसमें सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक इज लाइक द आरबीआई, और यू कैन से जैसे यूएस है उसमें फेडरल रिजर्व बैंक होता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड किसके अंदर होता है, यूके के अंदर, हर कंट्री का अपना आरबीआई होता है। तो आरबीआई जो है वो प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी माना गया है। बट आरबीआई इशू करती है करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। Under this system, RBI has to maintain 200 करोड़ ऑफ गोल्ड एंड द फॉरेन सिक्योरिटीज, और उसी के साथ जिसमें से गोल्ड में से 115 रिजर्व में से 115 करोड़ का गोल्ड होना उसके पास बहुत ज़रूरी होता है। अगर तो उनके पास होता है ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम, तब वो करेंसी मार्केट के अंदर इशू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। नाउ कमर्शियल बैंक इसका सेकेंड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई है, जैसे सेंट्रल बैंक है। कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग द करेंसी, नॉर दे इशू द नोट्स एंड द कॉइन्स, बट ये सप्लाई करने में हेल्प करता है। दैट मीन्स ये क्रिएट करता है मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बैंक मनी बोलते हैं, बट ये सप्लाई करने में हेल्प करता है। नाउ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक थर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो 1 रुपी नोट्स और सारे जितने भी कॉइन्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारे के सारे कॉइन्स कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। बाकी जितनी करेंसी बचती है वो कौन इशू करता है, आरबीआई। Now the last question, who are the producers or the suppliers of the money, that means government and the banking system, जिसमें सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक दोनों शामिल हैं। तो दे आर द सप्लायर और मनी सप्लायर यू कैन से ऑफ द इकोनॉमी। चलिए, ये मैंने इसके साथ ही मेरी ये जो पार्ट 2 के ऊपर वीडियो बन रही थी, मनी चैप्टर को मैंने 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट किया है। पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, दोनों वीडियो को देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। इससे मेरे को मोटिवेशन आती है कि चलो बच्चे देख रहे हैं तो मैं कुछ और अच्छा कंटेंट बनाऊँ। थैंक यू।